नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 21 सितंबर 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। ईडब्ल्यूएस कोटा डज नॉट इरोड राइट्स ऑफ एससीज, एसटीज एंड ओबीसी सेंटर। पिछले सेशंस में मैंने आपको बताया ही था कि ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर काफी डिबेट चल रही है। क्या है ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन? इंदिरा साहनी केस के जजमेंट को वायलेट करता है, प्लस क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? क्या इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन सही है, और अगर सही है तो फिर ये एससी, एसटी और ओबीसी को अभी रिजर्वेशन मिल रहा है उन पर कैसे इफेक्ट डालेगा? देखिए, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी ने द्वारा कहा गया कि ये ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसको किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करता है, किसी भी तरह से हैम्पर नहीं करता है। एक और बात हुई कि ईडब्ल्यूएस कोटा में एससी, एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देने पर जो पिटीशन डाला गया था उस पर इनका साफ कहना था कि जहां तक रिजर्वेशन का ख्याल है या फिर उनका जो सवाल बनता है वे पहले ही उन्हें इतने दिए जा चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है। इवन जो आपका पंचायत में हो या फिर म्युनिसिपल बॉडी में हो, लेजिस्लेटिव बॉडी में हो या फिर प्रमोशन में हो, उसमें जो रिजर्वेशन के क्राइटेरिया हैं उनके थ्रू, या फिर आप अगर देखो तो कई सारे प्रमोशंस के मिलते हैं, उनमें कई सारे प्रोविजंस ओपन किए गए हैं। तो ओबीसीज को जो रिजर्वेशन मिलता है वो जनरली दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये स्टेट पर निर्भर करता है कि किन कम्युनिटीज को ओबीसी में डालना है और उनको ओबीसी में कितना रिजर्वेशन देना है। तो यही कारण है कि आए दिन इस पर किसी न किसी स्टेट में कुछ ना कुछ ओपिनियन चलते रहते हैं, आइदर वो सेंट्रल स्टेट का मैटर हो या फिर स्टेट में ही डिफरेंट ओबीसी कैटेगरीज में मैटर हो। तो इस पर डेफिनेटली आगे भी कई सारे आर्टिकल्स आएंगे, हम फिर इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। द लंपी स्किन डिजीज। आजकल सुर्खियों में लंपी डिजीज के बारे में काफी कुछ सुना जा रहा है। इस आर्टिकल में उस पर चर्चा किया गया है कि क्या है ये डिजीज, कैसे फैलता है, क्या इफेक्ट्स हैं इसके, डेयरी प्रोडक्ट्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा की गई। 14 सितंबर को मुंबई पुलिस ने एक ऑर्डर निकाला था कि कैटल्स की ट्रांसपोर्टेशन को अक्टूबर 13 तक प्रोहिबिट किया जाता है। अभी तक 127 कैटल्स का केवल महाराष्ट्र में डेथ हो चुका है इस डिजीज के कारण। भारत के 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में यह स्प्रेड हो रहा है, काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है। पिछले सप्ताह ही अगर आप देखो तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि इस डिजीज के स्प्रेड होने के रोकने के लिए सेंटर और स्टेट को साथ में मिलकर काम करना होगा। देखिए, लंपी स्किन डिजीज जो है वो आपका एक लंपी स्किन डिजीज वायरस से फैलता है, जो कि आपका कैप्रीपॉक्स वायरस का ही से बिलोंग करता है, उसी के फैमिली से आता है। अगर आप देखो तो ये जो पॉक्स वायरस फैमिली है ये उसी से बिलोंग करता है। आपको जनरली देखो तो स्मॉल पॉक्स या फिर जो मॉन्की पॉक्स हैं वो सभी इसी फैमिली से आते हैं। अगर आप देखो तो ये एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब कि कैटल से ह्यूमन में डायरेक्ट स्प्रेड नहीं हो सकता है, लेकिन मच्छर, मक्खियों या फिर कोई भी जो आपका कैरियर है इनके थ्रू पॉसिबल हो सकता है कि आपको वो इफेक्ट करे। प्लस एक और पॉसिबिलिटी है कि जो सबऑर्डिनेट कैटल्स हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी गाय को ऐसा हुआ है तो संभव है कि वो भैंस को भी हो सकता है, संभव वो बैल को भी हो सकता है, और भी जैसे आपके गोट हैं, इन सभी चीज़ों को भी ये फैल सकता है। इसमें होता क्या है कि कैटल्स पर, जो आपके जो भी कैटल हैं उनके शरीर पर एक गांठ जैसा बन जाता है, और यही गांठ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है, जिसके कारण जो आपके कैटल्स हैं उनको मूवमेंट करने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। कुछ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे आप देखो तो इसमें हाई फीवर हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, प्लस जो आपका दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी गिर जाती है। इसमें एक और चीज़ देखने को मिला है कि जो इस डिजीज़ की मॉर्बिडिटी है वो आपका 45% के आसपास है, मतलब कि किसी कैटल को ये कितने दर पे हो रहा है, और जो मॉर्टेलिटी रेट है वो आपका 10% से कम है, यानी 10% के आसपास है। अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया भर में सबसे ज़्यादा कहीं पर इसके केसेस मिल रहे हैं तो आपके राजस्थान में मिल रहे हैं। केवल राजस्थान में ही 15% का आपको मॉर्टेलिटी रेट देखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया वायरस है, ये आपका पहली बार 1929 में देखा गया था। रिसेंट की बात करें तो 2019 में साउथ एशिया और चाइना के पास ये पाया गया था। अब क्योंकि भारत कई देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो इनफॉर्मल ट्रेड होते रहता है। आप अगर देखो तो बॉर्डरिंग एरियाज पर इनफॉर्मल ट्रेड चलते रहता है, तो संभव है कि वहीं से यह भारत में प्रवेश किया हो। अब मेन बात यह है कि क्या अफेक्टेड कैटल के दूध का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि सिम्टम जनरली 28 दिनों के बाद पता चलता है, तो तब तक तो कितने लीटर दूध का यूज हो चुका होगा। तो अगर हम देखें
तो मैक्सिमम पोर्शन में मिल्क का है, अगर आप देखिए पूरे इंडिया भर में, तो वो पैस्चराइड या फिर बॉयल किया जाता है, या फिर पाउडर के लिए हम उसे ड्राई कर देते हैं, उसके बाद ही वो सर्कुलेट होता है। तो इस प्रोसेस में वायरस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की माने तो उन्होंने PTI के हवाले ये कहा कि क्योंकि ये जूनोटिक डिजीज है तो इसका मिल्क कंज्यूम किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज आपका है, चाइना रिमेन्स फॉर्मिडेबल चैलेंज सेज नेवी चीफ। चाइना की बढ़ती शक्ति इंडिया के लिए ऑलवेज एक टेंशन का कारण रहता है। अभी आपने SCO के समिट में देखा ही होगा कि चाइना वर्ल्ड को लीड करने की बात कर रहा था विद द हेल्प ऑफ रशिया। देखिए, कहीं ना कहीं चाइना सुपर पावर के रूप में अपने आप को देखता है। आप देखो तो चाइना अपना दबदबा हर जगह बनाने के लिए तत्पर रहता है, जैसे साउथ चाइना सी हो या POK में कंस्ट्रक्शन हो, ईरान के थ्रू कॉरिडोर बनाना हो, या फिर जो आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है। प्लस नेवी चीफ ने यह भी कहा कि 2008 के बाद लगातार चाइना की नेवल एजेंसी का प्रेजेंस इंडियन ओशन में देखने को मिल रहा है। कि देखिए, केवल इंडिया के लिए ही नहीं, वर्ल्ड पर अपनी धाक जमाने को यह एक बेहतर तरीका माना गया है। आप इकोनॉमी के टर्म्स में भी देखो तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर ऑलरेडी वो बहुत सारे कंट्रीज को अपना मार्केट बना चुका है। आपने माइथोलॉजिकल सीरियल्स में चक्रवर्ती सम्राट का नाम सुना होगा। वो राजा जिसकी प्रभुता सभी ने स्वीकार कर ली हो, उसे चक्रवर्ती कहा जाता था। प्रभुता इन द सेंस फिजिकली, सोशियली, इकोनॉमिकली तो आप देख ही रहे हैं, सोशली भी आप देखो तो SCO में आप देखो तो काफी हाईलाइट में रहा। प्लस जो अदर जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एशियान हैं, ब्रिक्स हैं, बिम्स्टेक हैं, सार्क में भी एंट्री के लिए हमेशा चाइना प्रयास करते रहता है। तो देखिए, ऐसे वर्ल्ड स्टेज पर अपना छाप छोड़ने में चाइना काफी काम कर रहा है। प्लस अगर आप देखो तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी मेंटेन कर रहा है। इंडियन ओशन में प्रेजेंस का कारण और भी है। आप देखो तो अभी अरेबियन कंट्रीज तक पहुंचने के लिए चाइना को वाया इंडियन ओशन जाना पड़ता है, बट पाकिस्तान के थ्रू जो रोड इनिशिएटिव इसने ले रखा है तो वो डायरेक्ट अरेबियन कंट्रीज तक अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। श्रीलंका का हालत आपसे छुपा नहीं है, पहले इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दो कि बंदा चुका ही ना पाए, फिर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लो। संभव है कल होके पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सभी का भी यही हालत हो। तो इंडिया पर काफी ज्यादा प्रेशर है अपने डिप्लोमेटिक या फिर बायलैटरल रिलेशंस अपने बाकी नेबर से सहेज के रखने के लिए। एक बात ध्यान रखिए, चक्रवर्ती वही कहलाएगा या तो जिसकी प्रभुता सबने स्वीकारी हो या जिसका अलायंस सभी के से उस लेवल का हो। भारत के साथ समस्या यह है कि भारत के जो लैंड बॉर्डर्स के इशू हैं वो UN में हमेशा उठते रहते हैं, तो ये एक इंटरनेशनल फोरम में अच्छा मैसेज नहीं देता है। आप देखो तो ये सब चीज आपको लीडरशिप क्वालिटी पर एक बट्टा के द्वारा देखा जाता है। तो जरूरी है कि इंडिया को अपने बायलैटरल रिलेशंस बाकी जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, उनसे अच्छे बनाने होंगे, क्योंकि तभी आप वर्ल्ड को लीड कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज है आपका, टॉकिंग गवर्नर, केरला इज विटनेसिंग एन अगली स्पैट बिटवीन गवर्नर एंड CM। गवर्नर और CM के तनातनी का किस्सा आप लोगों के लिए नया नहीं होगा। अभिषेक सर ने क्लास में आपको कई एग्जांपल्स दिए होंगे सेंटर और स्टेट के क्लैश के। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर आप देखो तो जो केरला के प्रेजेंट गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो कि सेंटर के द्वारा यहां पोस्टेड हैं, वहीं जनता के मैंडेट से कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए पिनराई विजयन मुख्यमंत्री पद पर आसीन है। दोनों जिन पार्टीज से बिलोंग करते हैं उनकी आइडियोलॉजीज टोटली डिफरेंट है, तो जाहिर है क्लैश का पूरा कारण है। अभी हुआ ये कि कन्नौर यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री विजयन जी के जो सेक्रेटरी हैं उनके वाइफ को एज एन एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त किया गया। और मजे की बात यह है कि आरिफ साहब उनके उसी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। बस इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके CPI को, मतलब जो इनके CPI पार्टी है, उनको एंटी नेशनल, एंटी सोशल और नेपोटिज्म का आरोप लगाना शुरू कर दिया। अब देखिए, इसमें इसी कारण से एक नया विवाद जन्म ले लिया। देखिए, वैसे भी साउथ इंडिया में जो आपके कॉमन पीपल हैं वो अपने भाषा, अपने कल्चर के प्रति काफ़ी ज़्यादा पैरानॉइड होते हैं, बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस इंटरटेन नहीं करते हैं। अब देखिए, गवर्नर साहब पर हमेशा से ही एक एजेंट होने का आरोप लगते रहा है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री यहाँ के लोगों का चुना हुआ व्यक्ति है और महामहिम को यहाँ पर कहीं और से भेजा गया है। तो महामहिम का इस तरह से पब्लिकली ऐसा बयान देना गवर्नमेंट में ट्रस्ट फैक्टर को काफ़ी इफेक्ट करता है। यहां से आप देखो तो सेंटर स्टेट रिलेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल कई हैं आपके सामने। आप तमिलनाडु को उठा लो, जो पिछली महाराष्ट्र की सरकार थी उसको देख लो आप।
वेस्ट बंगाल में हो गया, प्लस जो राजधानी दिल्ली है, आप हमेशा सुनते होंगे कि जो एलजी साहब हैं और जो हमारे केजरीवाल साहब हैं, इन दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ तनातनी चलते रहती है। देखिए इसका मेन कारण क्या है कि गवर्नमेंट की पोस्टिंग को लेके कोई एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि ट्रेंड फॉलो किया जाता है कि जो ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हो किसी क्षेत्र में या फिर जहाँ का वो रहने वाला है, उसको वहाँ का गवर्नर नहीं बनाया जाता है, नहीं तो देखिए वो पेंच लड़ाएगा ही। बट गवर्नर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको बैलेंस बना के चलता है सेंटर और स्टेट के बीच में। एक लिंक होता है, आप समझो स्टेट गवर्नमेंट अगर तानाशाही जैसी हो गई तो सेंटर उसको कंट्रोल कर सकता है वाया गवर्नर। इवन आप अगर देखो तो इमरजेंसी के समय भी गवर्नर ही सब कुछ मैनेज करता है। अब होता क्या है कि गवर्नर देखिए इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के कृपा पात्र पर जीते हैं, इसलिए सेंटर के लिए बायस्ड रहते हैं हमेशा। उनके रिमूवल या फिर उनके नियुक्ति पर कोई क्राइटेरिया नहीं, इसलिए सरकार का मनमाना चलता है। इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। अब देखो, अगर आपसे पेपर में कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए बोला गया तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।